दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान के परिचय व भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना में ही संविधान का पूरा सार होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। इसे संविधान का सार कहा जाता है। सार मतलब सारांश। जैसे कहानी का सारांश होता है उसी तरह यह संविधान का सारांश है, जिसमें संविधान का पूरा निचोड़ शामिल है। अब हम जानते हैं प्रस्तावना के तत्व के बारे में। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, मतलब संविधान का अधिकार का स्रोत भारत की जनता ही है। दूसरा है भारत की प्रकृति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। फिर संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य कहता है, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। यह 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। तो हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना विषय वस्तु क्या क्या है। न्याय। न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। फिर स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों के बारे में हम अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को किस प्रकार पढ़ा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना में मुख्य शब्द। पहला शब्द है संप्रभुता। संप्रभु शब्द का मतलब है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों को आंतरिक हो या बाहरी उसका निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा शब्द है समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के पहले से ही भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है भारतीय समाजवाद का। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, जैसा कि अभी पहले बताया था।
इसके पहले उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य का निर्माण करना चाहते थे। इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शब्द की। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना है। यह संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं। पांचवा शब्द है गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है राजशाही और दूसरा है गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है या उसके उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है। वहीं गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र मतलब होता है कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है, इसलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है। छठा शब्द है न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। दरअसल इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों को विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। आइए हम बात करते हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाए। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है मतलब लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त कराता है, जिसमें अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अब अगला शब्द है समता। समता का मतलब है बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है मौलिक अधिकारों के जरिए। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में मौलिक अधिकार में नागरिकों को समता का अधिकार प्राप्त है। अगला शब्द है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना। संविधान की एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 काम में भी कहते हैं कि यह भारत नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। बंधुत्व शब्द 2 बातों को सुनिश्चित करता है। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चली उससे लिया गया है। आइए हम बात करते हैं प्रमुख कथनों पर। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है और संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना
हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है। और संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान का आभूषण है। यह संविधान की आत्मा है। यह संविधान की कुंजी है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं। बेरूबाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए यह संशोधनीय भी नहीं है। फिर केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्या को, मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसको अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है।